हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वीडियो थी आपके साथ चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए ये वीडियो है और इसमें जो स्लाइड्स मैंने बना रखे हैं देखिए 161 से भी ज़्यादा स्लाइड है। ठीक है, तो इसमें आपको हर टाइप के देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होगा ही होगा, आप बाकी पूरा चैप्टर भी आप सीख जाओगे। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, इसमें अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना तो कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन आप चुटके में बनाओगे, ये मेरा दावा है। और इसका जो एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं करवा चुका हूँ, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपको पता है मैं मैथ्स तो पढ़ाता ही हूँ, अब मैंने साइंस की ये सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या हो सकता है, क्वेश्चंस आपके ना थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आगे पीछे मतलब जो एक्सप्लेनेशन होगा वो तो मैं पहले एनसीईआरटी पढ़ा ही चुका हूँ, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो धातु अधातु क्या होते हैं वो सब पढ़ा तो रखा है और आगे भी आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें धातु, ठीक है, धातुओं का अगर भौतिक गुणधर्म जो हमारे वास्तविक आंखों से हम जिसको देख पाते हैं, है ना, उसे भौतिक गुण कहते हैं। जैसे स्वाद, ठीक है, जैसे उसका रूप, उसका रंग, ये सब भौतिक गुणों में आते हैं। तो धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं हर एक बच्चों को पता होगा, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जिसमें धातु में चमक होती है, धात्विक चमक होती है। धातु जो होते हैं ना उनकी एक चमक होती है, जैसे सोना चांदी, उनकी एक चमक होती है। कह रहे शुद्ध धातु की सतह चमकीली होती है। इस गुणधर्म को धात्विक चमक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मेटालिक टच कहते हैं। जैसे सोने में पीले रंग की, तांबे में लाल रंग की, भूरे रंग की, एल्यूमिनियम में सफ़ेद रंग की चमक होती है। ठीक है, तो ये गुणधर्म के बारे में बात हो रहे हैं। उसके बाद कठोरता, जो आप जानते हैं जो धातु होती है बच्चों को क्या होता है, कठोर होता है, सख्त होता है। धातुएं संबंधक कठोर होती है। विभिन्न धातुओं की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। हर एक धातु कठोर नहीं होती, ये भी जान लो बच्चों, लेकिन 99% जो धातु होती है ना वो कठोरता में आती हैं। ऐसे धातुएं भी हैं जो कठोर नहीं है, वो भी मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा रहा है ना, जो वीडियो में बताया, लेकिन इस वीडियो में भी आगे हम सीखेंगे। अगर किसी को पता है बच्चों कमेंट में बता दो कि एक ऐसे धातु का नाम जो कठोर नहीं है। देखता हूँ कौन पहले बताता है। ठीक है, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम अत्यंत कठोर धातु हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम मृदु धातु हैं। ठीक है, और एक ऐसी धातु भी है जो द्रव अवस्था में रहती है, नाम बताओ उसका कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर धातु के रासायनिक गुणधर्म की अगर बात करें, कह रहे हैं धातुएं जो होती है ना वैद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। जैसे सोडियम है, वैद्युत धनात्मक का मतलब क्या होता है ना, वो उनके पास अष्टक पूर्ण होने के बाद उनके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और वो किसी को दे सकते हैं। जैसे सोडियम हमारा क्या है, सोडियम का Na होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, सोडियम को वैसे लिखते कैसे हम, Na पॉजिटिव। तो जितने भी ऐसे तत्व है ना, जैसे 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव जिसे हम बोलते हैं, ये जो भी पॉजिटिव वाले होते हैं वो होते हैं हम धातु। जैसे सोडियम कैसे है, सोडियम का परमाणु क्रमांक पहले कक्षक में 2 आता है, दूसरे कक्षक में 8 आता है और बचा अष्टक पूर्ण होने के बाद 1, 2, 8, 10, 11। देखो एक एक्स्ट्रा बच गया अष्टक पूर्ण होने के बाद। भाई मेरा पेट भर गया है, मेरा पेट भर गया तो मैं खाना और खा नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ, खाना किसी को दे दूंगा, भाई तू खा ले। तो ये क्या करेगा कि इसका पेट पूरा भर गया है तो ये एक किसी को दे सकता है, तभी इस पर एक पॉजिटिव लिखा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, धनात्मक धातुएं वैद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। जो भी ऐसे होंगे ना वो हमारे क्या होते हैं, धातुएं होती हैं। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनीकृत होते हैं तथा धनायन बनाते हैं। जैसे Na, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या होता है 13, 2, 8, 3 बार एक्स्ट्रा होता है, तभी यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कह रहे हैं धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड बोले तो समझते हो ना, जैसे ये धातु है मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो जो भी धातु होगी उसके साथ आगे क्या लग जाएगा, ऑक्साइड। अगर धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। तो ये आप लिखेंगे एग्जाम में अगर आएगा तो। देखो जल के साथ क्या अभिक्रिया करती है, धातुएं जल से अभिक्रिया करके संगत धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे एग्जाम्पल के लिए यहाँ से यहाँ तक लिख लो बस चल जाएगा।
जैसे हमारे सोडियम है, सोडियम ने पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को अलग कर दिया। तो इतना और इतना एक एग्जाम्पल याद रख लोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, हाँ हाइड्रोक्साइड बनाती है, ऑक्साइड बोल लो OH है ना, हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। ये चीज़ हो गई। अम्लों के साथ अभिक्रिया क्या होती है, सभी धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि सभी धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, लेकिन जो करती है वो क्या बनाती है, संगत लवण बनाती है और क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। दो चीज़ बनाती है, संगत लवण और हाइड्रोजन गैस को अलग कर देगी। उदाहरण के तौर पर जैसे ये मैग्नीशियम मेरा एक धातु है, ये मेरा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड है, सबसे प्रबल अम्ल। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, लवण। ये क्या है मेरा MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एक लवण है और इसने हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर दिया। बस एक एग्जाम्पल याद रख लो, मैंने तो दो लिखा रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न, धातु क्या है। दैनिक जीवन में और धातुओं का महत्व समझाते हुए उनके गुणधर्मों को लिखिए। तो बेटा गुणधर्म मैं पहले लिखा चुका हूँ, भौतिक गुणधर्म भी और रासायनिक गुणधर्म भी है ना धातु की, लेकिन दैनिक जीवन की बात करें तो भौतिक गुणों की बात होगी यहाँ पर। धातु क्या होते हैं, अच्छा यहाँ पर अधातु लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ धातु नहीं अधातु था। अधातु क्या होते हैं, जो तत्व धातुओं के समान व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते अधातु कहलाते हैं। ठीक है, जो एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। देखो धातु क्या होता है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। अधातु क्या होता है, जो धातु के गुण को प्रदर्शित नहीं करता, यानी कि जो कठोर नहीं होगा, जिसमें चमक नहीं होगी, जिसमें विद्युत का परिचालक नहीं होगा, है ना, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, तो वो हमारे क्या होते हैं, धातु नहीं होते हैं। इसका मतलब, हाँ इसका मतलब वो क्या हुए, अधातु हुए। तो वही लिखा, जो तत्व धातु के समान व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते अधातु कहलाते हैं। ठीक है, कक्षा के ताप पर अधातुएं या तो ठोस होती हैं, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो जो अधातुएं होंगी वो या तो ठोस होंगी या गैस होती हैं। इस संदर्भ में ब्रोमीन एक अपवाद है, यह सामान्य ताप पर द्रव रूप में होती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी क्या हैं, अधातु हैं। ये सभी क्या है, अधातु हैं। तो ये लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, अधातु के भौतिक गुणधर्म की बात कर रहे हैं, वहाँ धातु नहीं था अधातु था। अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं वो आपको बताना है। देखो ठोस अधातु में जैसे सल्फर भंगुर होते हैं, अधातु क्या होता है भंगुर, जैसे मिट्टी हो गया, मिट्टी अधातु, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक, ये हाथ में मेरे जो ये जो है ना मार्कर टाइप है प्लास्टिक का, ये भी एक अधातु है। इसमें विद्युत का परिचालन नहीं होता है, सबसे मेन गुण अगर मैं बोलूँ, ठीक है, विद्युत का परिचालन नहीं होता है इसमें, इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। देखो विद्युत का परिचालन उसी में होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो विद्युत का चालन नहीं होगा। ठीक है, यदि इनको पीटा जाता है तो ये तनन किया जाता है तो ये टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आपको पता है जो धातुएं होती है उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। अब जैसे एक धातु लोहा ले लिया, लोहा का टुकड़ा, उस पर यूँ हथौड़े से मारोगे जोर जोर से तो वो टूटेगा नहीं, वो चपटा हो जाएगा, है ना। और अगर उसको गलाओ, लोहे को गलाओगे, सोने को गलाओगे तो पतले तार बना सकते हो, लेकिन तुम इसमें ऐसा नहीं कर सकते। तुम मिट्टी ले लो, प्लास्टिक लो, इस पर एक हथौड़ा मारोगे जोर से, ये साला टूट के गिर जाएगा इधर उधर, है ना, बिखर जाएगा। तो ये क्या है, ये अधातु हैं, इसीलिए इसमें ये गुण होते हैं। ठीक है, इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है, ये आघातवर्धनीय भी नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, समझ में आ गया। अधातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जान लो। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अगर अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, अधातु में ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे ये कार्बन, ये हमारा एक अधातु है, ये ऑक्सीजन है, इसने इसके अभिक्रिया किया तो कार्बन डाई ऑक्साइड बना दिया। तो जो अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है बच्चों,
ऑक्साइड बनाती हैं। क्लियर? अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अधातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तनु अम्लों से अधातुओं द्वारा हाइड्रोजन तभी विस्थापित हो सकती है जब अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति की जाए। ठीक है, ये चीज हो गई। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो है कि धात्विकी क्या है। ठीक है, धात्विक क्या है? इस प्रक्रम में प्रयुक्त पदों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों का उल्लेख कीजिए। तो धात्विकी क्या होता है, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्या धात्विकी अयस्कों से धातु के निष्कर्षण और बाद में उनको परिष्कृत करके उपयोग में लाए जाने योग्य बनाने के प्रक्रम को धात्विकी कहते हैं। ठीक है, धात्विकी का मतलब क्या होता है? जो हमारे अयस्क होते हैं, खनिज, लवण, अयस्क, है ना, ये तीनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनमें से हर बार क्वेश्चन आता है कि खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, ठीक है, लवण, ये सब आ जाते हैं। तो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और बाद में उसको साफ करके, परिष्कृत का मतलब साफ करके उपयोग में लाए जाने योग्य बनाने के हेतु जो प्रक्रम होता है ना, जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? धात्विकी कहते हैं। ठीक है, धात्विकी प्रक्रम में कितने पद होते हैं? मुख्यतः 3 पद होते हैं, 3 स्टेज में होता है। अयस्क की समृद्धि होती है, फिर अपचयन होता है और उसके बाद उसका फिर परिष्करण किया जाता है। तो 3 स्टेप्स में ये पूरी होती है। ठीक है, अयस्क की समृद्धि क्या होता है? भूखनन, मतलब जमीन को जब खोदा जाता है। ठीक है, भूखनन से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, बालू, चट्टानी पदार्थ आदि अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। ठीक है, तो गैंग क्या होता है? जिनमें सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उन्हें हम गैंग कहते हैं। ठीक है, ये पहले स्टेप में आता है अयस्क की समृद्धि। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, फेन प्लवन विधि में आता है फेन प्लवन प्रक्रम। यह विधि, फेन प्लवन प्रक्रम क्या होता है वो उसको आप अच्छे समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह विधि सल्फाइड अयस्क, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे कि Cu, Zn, Pb, कॉपर, जिंक, शीशा, ठीक है, लेड को गैंग से पृथक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस प्रकरण में बारीक पीसे हुए अयस्क को एक बड़े से टैंक में जल के साथ मिलाकर स्लरी बना देते हैं, एकदम घोल टाइप बना देते हैं। इसके बाद उसमें चीड़ का तेल डालते हैं। सामान्यतः चीड़ के तेल से सल्फाइड अयस्क को तथा गैंग को जल के द्वारा गीला कर दिया जाता है उसको। ठीक है, इसका जब हम करते हैं तो वो पूरा चीज़ क्या होता है? मिक्सचर एकदम गीला हो जाता है एकदम। ठीक है, इस करदम में वायु की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है। फिर हमारा जो एयर होता है ना, हवा, एकदम जोर से छोड़ दिया जाता है हवा। ठीक है, उसके फलस्वरूप क्या होता है? हल्का तेल, फेन, जिसमें मुख्यतः सल्फाइड अयस्क होता है, जो हल्का तेल होता है जिसमें मुख्यतः सल्फाइड अयस्क होता है, ऊपर आ जाता है। ऊपर उठकर टैंक की ऊपरी सतह पर आकर बैठ जाता है। जैसे आप दूध को जलाते हो तो ऊपर क्या जाता है ना, ठीक है, मलाई आ जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर वो चीज़ ऊपर आ जाती है, ऊपरी सतह पर आकर मल फेन के रूप में तैरता है। इस मल फेन को निकाल कर सुखा लेते हैं और गैंग कण भारी होने के कारण जल में डूबकर टैंक के तल पर एकत्रित हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को साफ कर पाते हैं। और ये जो विधि है इसे बोला जाता है फेन प्लवन प्रक्रम। फेन का मतलब फेन की तरह आपने घोला, मिलाया, गीला किया, उसके बाद फिर ऊपर आ गया, है ना, तो इस प्रक्रम को नाम दिया जाता है फेन प्रक्रम। ठीक है, आसान है एकदम, 1-2 बार पढ़ोगे, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पढ़ो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, उसको बस ध्यान में रखना है। तो शुद्ध करने की जो सबसे फेमस विधि है ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन उससे पूछे ही जाते हैं, वह है विद्युत अपघटनी प्रक्रम द्वारा परिष्करण। ये सबसे फेमस विधि है और सबसे यूज़फुल है और इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इसका ना फिगर, इसका जो चित्र है वो मैंने पीपीटी में लगाना भूल गया हूँ, तो ये चित्र आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। चित्र भी ज़रूर बनाना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है, बहुत आसान है। मेन चीज़ है, ज़्यादा कठिन नहीं है। क्या देखो, कह रहे हैं ये धातुओं के शुद्धिकरण के लिए, जो धातुओं का हम शुद्धिकरण करते हैं ना, उसकी सबसे
सबसे उपयोगी विधि है। इस विधि द्वारा अनेक धातुओं जैसे कॉपर, टिन, जिंक, सिल्वर, निकेल, गोल्ड आदि को शुद्ध अवस्थाओं में प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये तो इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन हो गया। इस विधि में मेन अशुद्ध धातुओं का, जो अशुद्ध धातु होते हैं ना, एनोड तथा शुद्ध धातुओं का पट्टी का कैथोड बनाते हैं। दो चीज़ें होती हैं, अशुद्ध कहाँ जाता है एनोड पर, शुद्ध कहाँ जाता है कैथोड पर। जो धातु लवण होते हैं, धातु लवण विलयन का धातु अपघटित की तरह उपयोग करते हैं। विद्युत अपघटन में, तो विद्युत है तो विद्युत दी जाएगी, विद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु, एनोड से शुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, विद्युत अपघटन से शुद्ध धातु की तुल्य मात्रा कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अगर चित्र होता है ना, मैं आपको मस्त बताता है यहाँ से फटाफट। अब इस चीज़ को आप पढ़ रहे हो ना, मैं चित्र लगाना भूल गया था गाइस, आई एम सॉरी। चित्र होता तो और बढ़िया हो जाता एक्सप्लेनेशन। तो देख लेना चित्र के जो मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी में चित्र बना होगा उससे मिला लेना। कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है घुलनशील अशुद्धियाँ, जो भी उसके अंदर जो घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं वो कहाँ जाती है, एनोड के नीचे बैठ जाती है, एनोड के तल के नीचे बैठ जाती है, जिसे एनोड अवलंबक कहते हैं। तो ये एक तरीका है जो कि बहुत फेमस है। इतना लिखोगे और वो चित्र बनाओगे तो 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, इतना काम करना है, आसान है एकदम। अब सिंपल क्वेश्चंस है, ये भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। कह रहे धातु अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो मैंने अभी अंतर लिखा है आपके सामने, ये जो अंतर है वो भौतिक गुणों के आधार पर है। तो आपसे पूछ सकते हैं धातु और अधातु का अंतर लिखिए। अगर बोलता है तो धातु और अधातु का अंतर आप रासायनिक और भौतिक दोनों तरीके से लिख सकते हो। अगर स्पेशली बोले कि भैया भौतिक गुणों के आधार पर लिखो तो भौतिक गुणों के आधार पर ही अंतर लिखना है। अगर रासायनिक गुणों के आधार पर बोले तो आपको रासायनिक गुणों के आधार पर ही लिखना है, किसी और पर लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। पहला देखिए, धातु क्या होती है, धातु में एक धात्विक चमक होती है और अधातु में कोई धात्विक चमक नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, तन्य होता है, तन्य नहीं होती है। तन्य क्या है कि हम किसी चीज़ को गर्म करके पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। अगाधवर्ध होती है, मतलब इसको अगर पीटोगे तो वो चपटी हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं, और उसको अगाधवर्ध नहीं होती, पीटोगे तो वो भंगुर हो जाएगी, टूट के बिखर जाएगी। आघातवर्ध नहीं होती है। ये कठोर होती है, सॉलिड, और ये कठोर नहीं होती है, यानी कि भंगुर होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसको चाहिए और ये बोलता है भैया ले जा तू। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। आप उदाहरण दे सकते हो कुछ भी, जैसे इसका उदाहरण दे दो सोडियम, इसका उदाहरण दे दो 2 7 1 चाहिए, यानी कि फ्लोरीन F9, ठीक है 11। उदाहरण भी दे दिए मैंने, सिंपल, एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन। कह रहे एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं संचारित क्यों नहीं होती हैं, ये आपको बताना है। जो एल्यूमिनियम से बने वस्तुएं होती हैं उनमें संचारण क्यों नहीं होता है। कह रहे एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं संचारित नहीं होती क्योंकि इन वस्तुओं की सतह पर एल्यूमिनियम तथा वायु की ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं ना, वो जो सतह होती है ना, जो वायुमंडल में हमारा ऑक्सीजन भरा पड़ा है, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बना लेता है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेता है अपने चारों तरफ। ठीक है, यह परत इसके होने वाले संचारण को रोकने में सुरक्षा कवच का कार्य करती है। आपने शक्तिमान देखा होगा ना बचपन में, तो शक्तिमान क्या करता था, पूरे ब्रह्मांड पृथ्वी के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना देता था ताकि बाहरी चीज़ें नहीं आना पाए। वास्तव में हमारे जीवन, हमारे आकाश मंडल में ना एक सुरक्षा कवच है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन परत। तो उसमें भी छेद हो रहे हैं हमारी गलतियों के कारण। तो ये बच्चा क्या चीज़ है कि जो एल्यूमिनियम है और जो ऑक्सीजन है वो अभिक्रिया करके एक परत बनाता है, जिसे हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत बना देता है, जो सुरक्षा कवच का कार्य करता है। वो जंग लगाने से उसको रोकने का कार्य करता है। इसीलिए एल्यूमिनियम की वस्तु संचारित नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो देखो,
ये सब लिखना है। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। ये इससे परिभाषा बन गई, पर जैसा मैंने बोला वैसा लिख दिया, फिर ये चीज़ भी लिख दी और फिर एक उदाहरण दे दिया। अगर धातु ऑक्साइड की बात करोगे, धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछी थी। फिर बोल रहे मैग्नीशियम क्लोराइड के बनने की व्याख्या कीजिए, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर व्याख्या करो, MgCl Cl2, ठीक है ना, ये होता है मैग्नीशियम क्लोराइड की व्याख्या अगर करूँ। मैग्नीशियम के पास क्या होता है 12, यानी कि 2 8 2, ठीक है। बाहरी कक्षक में 2 आ गए, प्रथम कक्षक में 2 हो सकता है, उसके बाद वाले कक्षक में 8 हो सकता है। 2 और 8 10, 12 होते तो 2 बच गया, ठीक है। और क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17, 2 8 7, ठीक है। अष्टक पूर्ण करने हैं इसको, ठीक है। तो इसको क्लोरीन का मतलब होता है 1 नेगेटिव, इसका मतलब होता है 2 पॉजिटिव, 2 ज़्यादा है इसके पास, ठीक है। तो ये वाला इधर आ जाता है और ये वाला इधर इसका, ठीक। तो देखो इसका अगर बनाऊँ, इसका अगर मैं बनाऊँ, तो ये बेटा मेरे पास Mg एक ही है, ये मेरा Mg है, ये मेरा क्लोरीन है। बाहरी कक्षा के लेते हैं ओनली, ठीक है। तो मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में कितने हैं 2 हैं, 1 2, और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने हैं 7, 1 2 3 4 5। अच्छा, एक चीज़ है बताना भूल गया था, 3 3 6 और 1 7, 3 4 5 6 7। अगर आपको इसको क्रॉस से दिखा रहे हो तो इसको किसी और से दिखाओ, है ना, ये तो बात वही बनेगी। अब आपको क्या करना, साझेदारी करनी है, अष्टक पूर्ण करने हैं। तो ये क्या करेगा, एक एक की साझेदारी करेगा, ठीक है। ये इसको 1 दे देगा, इसके अष्टक पूर्ण हो जाएंगे, और ये इसको 1 दे देगा, इसके अष्टक पूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। एग्जाम में आता है 1 नंबर या 2 नंबर में, तो इस तरीके से बनाना है। कह रहे निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखी है। यही संरचना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, जैसे NaCl का, CCl4 का, MgO का बनाना है, ठीक है। तो NaCl, सोडियम अभी मैंने बताया था Na11 होता है, 2 8 1, और क्लोरीन का होता है 17, 2 8 7, ठीक है। जगह कम है, उसी हिसाब से मैं बनाऊंगा। तो देखो, एक Na है, एक Cl है, Na 1 Cl 1, ठीक है। N के बाहर क्या बैठा है, जस्ट 1, ठीक है। और Cl के बाहर क्या बैठा है 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन को 8 चाहिए तो कैसे कर लेगा, 7 था, इसने 1 दे दिया, इसके अष्टक पूर्ण हो गए, तो ये NaCl बन गया। ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ठीक है। ऐसे CCl का बनाना है, ठीक है। कार्बन का 6 होता है, 2 4, तो एक कार्बन है, क्लोरीन का 17 होता है, तो ये एक कार्बन है, और दोनों तरफ, चारों तरफ क्लोरीन बैठा है, ठीक है। चारों तरफ क्लोरीन बैठा है, ठीक है। तो 4 है इसके, 1 2 3 4, क्लोरीन के बाहर 7 होता है, 1 2 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। ये चीज़ हो गई, क्योंकि एक कार्बन है, 4 क्लोरीन है, तो चारों तरफ हो गए। अब देखो अष्टक पूर्ण करना है इसको, इसके पास कार्बन 1 है तो ये दे देगा, ठीक है। क्लोरीन के पास 7 था, अष्टक पूर्ण हो गए, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, इधर भी अष्टक पूर्ण हो गया, इधर भी अष्टक पूर्ण हो गया, और क्लोरीन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। अब मतलब क्लोरीन बोल रहा हूँ, कार्बन का, क्लोरीन का भी तो होती ही गया है। 4 थे, 5 6 7 8,
साझेदारी का मतलब होता है लेना और देना दोनों चीज़ हो रहा है। अगर आप किसी को एक कटोरा आटा देते हो तो फिर एक कटोरा आटा लेते भी हो, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, साझेदारी हो रही है, एक की साझेदारी हो रही है तो एकल बंद है, दो की होती है द्विबंध, तीन की होती है त्रिबंध। ये चीज़ आप चैप्टर 4 में और डिटेल में पढ़ोगे, है ना, चैप्टर नंबर 4 में। तो ये मैं MgO आप खुद बनाना, मैग्नीशियम Mg, यहाँ Mg आ जाएगा और यहाँ O आ जाएगा, बनाना है इसका खुद। मैं नहीं बनाऊंगा इसको, आपको मैंने होमवर्क कर दिया है, इसे खुद ट्राई कीजिए, आसान है, आराम से बन जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कह रहे हैं आयनिक यौगिकों के सामान्य गुण लिखिए। आयनिक यौगिकों के सामान्य गुण क्या होता है? पहली प्रॉपर्टी भौतिक प्रवृत्ति। कह रहे हैं आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, कैसे होते हैं, और कठोर भी होते हैं, क्योंकि धन तथा ऋण आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं। आकर्षण बल उनके बीच में होता है प्रबल, इसी वजह से वो ठोस होते हैं। यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब लगाने पर टुकड़ों में टूट सकते हैं, ठीक है। सॉलिड होता तो है, परंतु अगर इस पर अगर दाब लगाया जाए तो वो टूट सकते हैं, ठीक। विलेयता का मतलब घुलनता। कह रहे हैं आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं, अगर पानी में अगर घोला जाए इसको तो आराम से घुल जाएगा। तथा विलायकों जैसे मिट्टी का तेल, विलायक क्या होते हैं? जिसमें चीज, देखो नमक और पानी, नमक क्या है मेरा, विलय है, और पानी क्या है, विलायक है। पानी में नमक घुलता है, नमक में पानी नहीं घुलता है। तो जिसमें जिस चीज़ को घुला रहे हो, मिला रहे हो, ठीक है। तो विलय और विलायक क्या समझ गए ना, विलय मेरा नमक है, विलायक मेरा पानी है। जो जैसे विलायक हो, जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि में अविलय है, अगर इनमें इन चीज़ों में डालोगे तो अविलय है। गलनांक क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर कोई चीज़ गलने लगती है वो उस पदार्थ का, उसे गलनांक कहा जाता है। और जिस ताप पर कोई चीज़ जमने लगती है तो उसे वो क्वथनांक कहा जाता है। आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, कारण क्या है? ये इसका कारण है प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण जो बल है, ठीक है। इसका कारण यही है कि इनमें उपस्थित प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ऊष्मा चाहिए होता है, इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। विद्युत चालकता, किसी विलयन में विद्युत का चालन आवेशित कणों की गति के कारण संभव होता है, बोले तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण संभव होता है। किसी आयनिक यौगिकों का जल में विलयन आयनीय युक्त होता है, जो विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वितरित इलेक्ट्रॉनों की और गतिमान हो जाते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों की विद्युत चालकता नहीं करते हैं। अगर ये ठोस अवस्था में है तो विद्युत का चालन नहीं करेंगे, क्योंकि आयन बना नहीं पाएगा। जब ये विलयन अवस्था में होंगे, मतलब विलयन बोल रहा हूँ, जब ये जलीय अवस्था में होंगे तो कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा तीनों को लिखने के लिए आ जाती है कि निम्न को परिभाषित कीजिए, खनिज, अयस्क, गैंग। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खनिज तथा अयस्क में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो खनिज क्या होता है और खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो पहली चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, अंतर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, चाहे कुछ भी पूछ दे, तो सबसे पहली चीज़ आप उसकी परिभाषा लिख दो, ये तो पहला अंतर हुआ। उसके बाद दोनों को एक एग्जाम्पल दे दो, दूसरा अंतर हो गया। और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर कुछ पता है तो वो उसको एक लाइन में लिख दो। इससे 4-5 पॉइंट पूरे हो जाएंगे और आपको पूरे नंबर भी मिल जाएंगे, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो भी। खनिज किसे कहते हैं? उन प्राकृतिक पदार्थों को जिसमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। वो प्राकृतिक पदार्थ में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। और अयस्क क्या होता है? जिन खनिजों से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं, ठीक है। कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, जबकि अन्य खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। इसमें क्या होता है? सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। इसमें कभी कम तो कभी ज़्यादा, लेकिन उसमें हमेशा पर्याप्त होगी अयस्क में।
थर्ड में क्या होता है, कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियाँ होती हैं जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती हैं। जो खनिज होता है ना उसमें कुछ गंदगी वगैरह होती है। अयस्कों में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अशुद्धियाँ नहीं होती है। ये अगला अंतर है। सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है, उसका उल्टा, सभी अयस्कों को धातु के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ये इसका चौथा अंतर। तो इसमें होता है उसमें नहीं होता है, मेन चीज़ यही है। आप देख पा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट था। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। भर्जन या जैसे जारण, भर्जन, निस्तापन, प्रगलन, इन तीनों में से ना ये शुद्धिकरण की विधियां हैं, आता है एग्जाम में। क्या जारण या भर्जन किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रोस्टिंग, क्या है? परिभाषाएं आती हर बार है और ये लिखने के लिए पूरा आता है 5 नंबर में। ठीक है, मैं थोड़ा सा चश्मा लगा लेता हूँ, मेरे को लाइट ज़्यादा ही आंखों में पड़ रहा है। वैसे दिखने का तो मेरे को कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आंखें मेरी सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, तो क्या होता है ना, जो हमारी सांद्रित अयस्क होती है, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर, या तो उसको अकेले रखो या किसी पदार्थ के साथ मिलाकर गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में, गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। भर्जन करने पर, ठीक है, भर्जन करने पर अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धि वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु के साथ निकल जाती है। ये पूरा तरीका है। अब इसका उदाहरण देना है। ठीक है, उदाहरण क्या है, जैसे कॉपर होता है, कॉपर का निष्कर्षण करने में सांद्रित अयस्क का भर्जन करने पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। और ये चीज़ पूरा प्रोसीजर है, इसको आपको लिख देना है। प्रगलन क्या होता है? प्रगलन का मतलब गला गला कर अशुद्धियों को दूर करना, प्रगलन कहलाता है। कह रहे भर्जित या निस्तापित अयस्क में विद्यमान अशुद्धियों को गला कर दूर करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। ठीक है, गला कर दूर करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। इसमें भर्जित या निस्तापित अयस्क में हो उचित गालक तथा कोक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने पर जो अगलनीय अशुद्धियाँ होती है ना, वो धातुमल के रूप में गलित अवस्था में निकल जाती हैं। ये उदाहरण है। ठीक है, ये उदाहरण है। कह रहे कॉपर के धातुकर्म में भर्जित अयस्क के सिलिका तथा कोक के साथ मिलाकर मिश्रण को वात्या भट्टी में प्रकलित करने पर निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये जो अभी क्रियाएं ये लिख लीजिएगा, और ये याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, इसको कॉपी में लिखो रिएक्शंस को। अगर आप रिएक्शंस नहीं लिख रहे हो तो आप समझ नहीं पाओगे, इसे रट नहीं सकते तुम। रटोगे, आज याद है, कल सुबह याद है, शाम तक याद है, परसों भूल जाओगे। लेकिन अगर लिख लिख के पढ़ोगे तो यकीन मानो हमेशा याद रहेगा। अगर आप भूल भी जाते हो तो आपका कलम ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। ऐसा होता है लिखने का प्रैक्टिस। पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका पढ़ो और लिखो। सिर्फ पढ़ रहे हो तो अच्छा टेक्निक नहीं है, कभी ना कभी जाके वो चीज़ भूल जाओगे। आपने देखा होगा, आप मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स के जो क्वेश्चंस करते हो वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहते हैं, जबकि अदर सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उस साल हम याद रख पाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है, याद करते हैं, लेकिन लिख के नहीं है, लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। जबकि हम मैथ्स को लिख लिख के करते हैं तो वो हमें जीवन भर समझ में आता है, याद रहता है। ये एक साइंटिफिक प्रूफ है। तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हमेशा उसके नोट्स बनाइए, लिख लिख के पढ़िए। जो आप पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसके नोट्स बनाओ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो बेहतर होगा। मिश्र धातु की परिभाषा लिखिए, धातु के 2 लाभ भी लिखिए। मिश्र धातु क्या होता है? धातु और अधातु का जब हम मिलाकर एक चीज़ बनाते हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु क्या होता है? इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। कह रहे 2 या 2 से अधिक धातुओं का संभाग मिश्रण मिश्र धातु या मिश्र धातु कहलाता है।
नहीं, जो मैंने अभी परिभाषा बोली वो शायद उपधातु का बोला था, ठीक है। मिश्र धातु, हिंदी थोड़ी वीक हो गई मेरी। मिश्र धातु का मतलब क्या, धातुओं का मिश्रण। लेकिन जो धातु मिश्रित करे वो समान होगा, ये नहीं कि ये 5 किलो ले लिया, ये 1 पाव ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। जो भी 2 धातु ले रहे हो उसको समान मात्रा में लेना है और फिर मिलाना है, तो जो नया चीज़ मिलेगा वो हमारी क्या कहलाएगी, मिश्र धातु कहलाएगी, ठीक है। कोई अधातु भी मिश्र धातु के घटक हो सकते हैं। लाभ क्या है, ये संचारण प्रतिरोध होती है, संचारण इसमें बहुत कम होता है, इनकी तनाव क्षमता अधिक होती है। कह रहे हम मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, कोई 2 कारण बताइए। मिश्र धातु जंग से खराब नहीं होती है, पहली बात तो यह है, और इनमें वांछित गुण विद्यमान रहते हैं, ठीक है। तो ये मुख्यतः 2 कारण हैं। अब ये कुछ रिएक्शंस मैंने एक जगह लिखे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। क्या निम्नलिखित प्रक्रिया से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। मैं बोर्ड से हट चुका हूँ, इसी वजह से समीकरण लिखने के लिए बहुत आता है और ये रट लीजिएगा, इनमें से आपको एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या है पहला, कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता तो क्या होता है, ठीक है। कार्बन डाई गैस को चूने के पानी में, तो ये मेरा चूने का पानी है, ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्रवाहित किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और पानी बनेगा, ठीक है। रिएक्शन याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को SO2 के जलीय विलयन प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। ये देखो, ये मेरा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ये मेरा SO2 है, तो क्या होता है, सल्फर के 3 मोल बनेंगे और पानी अलग हो जाएगा, लिक्विड। H का मतलब सॉलिड, L का मतलब लिक्विड, एक्वस का मतलब जलीय विलयन, G का मतलब गैस, वो उसकी अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। कह रहे कैल्शियम धातु जल से अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा, ये कैल्शियम है, जल के साथ अभिक्रिया करेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन को मुक्त करेगी। फिर क्या है, सिने बार को वायु में गर्म करने पर क्या होगा, ये सिने बार है HGS, ये वायु है, गर्म किया हमने तो Hg अलग हो जाएगा, SO2 अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। कह रहे मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ गर्म करेगा तो क्या होगा, ये चीज़ को एल्यूमिनियम के साथ जब हम गर्म करेंगे तो एल्यूमिनियम Al2O3 अलग हो जाएगा और 3Mn अलग हो जाएगा। कह रहे लोहे के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये मेरा लोहा है फेरस, ये मेरा H2SO4 है, तो FeSO4 बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन को मुक्त करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होती है तो क्या बनेगा, ये जिंक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बनाएगा Na2ZnO3 प्लस H2। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है 1 मार्क्स में, निम्नलिखित में से A है, ये वाला A है, ये B है, कौन सा धातु है। तो मैंने क्या बताया, तो धातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो धातु हो जाएगा। सो देखो, अगर 9 ले लो, ये 9 परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं, तो 2 7, इसके अष्टक पूर्ण नहीं है, इसे 1 चाहिए, एक नेगेटिव, 7 को 8 बनाने के लिए 1 चाहिए, तो बेटा ये नहीं है। अगर A नहीं है तो B आपका आंसर है। क्यों है, देखिए B के पास है कितना है 12, तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, अष्टक पूर्ण आ गए, 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ B2 पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12B24, ठीक है। पैर नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान। कह रहे मिट्टी के तेल को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। नहीं, मिट्टी के तेल की किरोसिन में रखने जाने वाली धातु का नाम बताना है, सोडियम। सोडियम को हम किरोसिन में हम डुबो के रखते हैं, क्योंकि सोडियम को किरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है, ये प्रश्न भी मैंने पढ़ा रखा है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो उसका आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हैं। कह रहे उस तत्व का नाम बताइए जो अधातुओं के
गुण रखता है परंतु धातु की सक्रियता श्रेणी में उपस्थित है। अधातु का गुण है लेकिन धातु की सक्रियता श्रेणी में उपयुक्त है। क्या है? हाइड्रोजन। कह रहे किन्हीं दो धातुओं के नाम बताइए जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। सिल्वर और गोल्ड धातु हैं, शुद्ध सोना और शुद्ध चांदी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कभी नहीं करती हैं। कह रहे क्षारीय वन, कह रहे किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए जो हाइड्रोजन के संयुक्त होकर हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाती हैं। सोडियम और कैल्शियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अधातु और एक धातु का नाम लिखिए जो कक्षा के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन, ठीक है, अधातु है, तथा पारा धातु, ये कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहते हैं। दो उच्च अगाध वर्धनीय तत्वों के नाम लिखिए। चांदी और गोल्ड हो जाएगा। गोल्ड बोले तो सोना। कह रहे एक अधातु तत्व का नाम लिखिए जो विद्युत का सुचालक होता है। अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है ना जो पेंसिल के अंदर होता है, वो एक अधातु है लेकिन उसमें विद्युत का चालन होता है, ठीक है, जो कि कार्बन का अपर रूप है। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे इसे डिटेल में। दो ऑक्साइडों के नाम लिखिए जो ना तो अम्लीय हैं और ना ही क्षारीय हैं। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तो ना अम्लीय है ना क्षारीय है। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के बुक्स में होते हैं, उनको हम देख रहे हैं। कहें अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं, किन दो वर्गों में इन सभी तत्वों को बांटा जा सकता है। तो अभी तक कुल 114 तत्व ज्ञात हैं। इनको इनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातुओं के आधार पर बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, गोल्ड तथा कॉपर के रंग बताइए। एल्यूमिनियम का रंग जो होता है बेटा सफ़ेद होता है। मैग्नीशियम का रंग भी आपका सफ़ेद होता है। गोल्ड का रंग पीला होता है और कॉपर का रंग लाल भूरे रंग का होता है। वायु में रखने पर एल्यूमिनियम की सतह पर कौन सी परत चढ़ जाती है? ठीक है, वायु में रखने पर एल्यूमिनियम की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत किसी धातु को संचारित होने से रोकती है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है जब एक कॉपर पात्र को बगैर साफ किए कुछ दिनों तक नम वायुमंडल में रख दिया जाता है, तो अगर कॉपर पात्र को क्षारीय कार्बोनेट बनने के कारण, ठीक है, हरी परत के आवरण से ढका जाता है। तन्यता से आप क्या समझते हैं? आप जानते हैं तन्यता क्या होती है? किसी धातु को पतले तार के रूप में बना पाना तन्यता कहलाता है। वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं तन्य कहलाते हैं, ठीक है। खाना पकाने के बर्तन तथा बॉयलर सामान्यतः कॉपर तथा एल्यूमिनियम से बने होते हैं। क्यों? कह रहे कॉपर तथा एल्यूमिनियम ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग खाना बनाने के बर्तनों में बॉयलर के रूप में किया जाता है। बॉयलर मतलब गर्म करने के रूप में। धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती हैं? क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो कि विद्युत के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होती हैं। धातुएं विद्युत का चालन करती हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। धातुएं विद्युत का धारा के प्रवाह में अत्यंत कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले तारे कॉपर अथवा एल्यूमिनियम की ही क्यों होती हैं? कह रहे विद्युत उपकरणों में होने वाली तारे कॉपर एवं एल्यूमिनियम से बनी होती हैं क्योंकि ये धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, ठीक है। इसी वजह से विद्युत तारे पॉलीविनाइल पीवीसी से आवृत क्यों होती है? जो तार होती है उसके ऊपर एक प्लास्टिक टाइप की, ठीक है, चढ़ी रहती है। अब ये क्यों रहती है? कह रहे क्योंकि पीवीसी विद्युत कुचालक होता है तथा हमें विद्युत शॉक से बचाता है, करंट लगने से हमें बचाता है। और ये पीवीसी जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो उसका नाम क्या है? उसका ठीक है, उसका नाम है मरकरी और उसका प्रतीक है Hg, ठीक है। क्या है? मरकरी और प्रतीक क्या है? Hg। कह रहे एक धातु तथा एक अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो पहले बता चुका हूँ, मरकरी धातु है, ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। कह रहे जल में विलीय धातु ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। जल में घुलने पर धातु ऑक्साइड क्या बनाते हैं?
ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड जल में विलीय धातु ऑक्साइड है, और ये घुलने पर, जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे K2O प्लस H2O 2KOH, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार करते हैं? तो इन्हें केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। इसी प्रकार हम इसका सुरक्षित भंडारण करते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम को वायु में डुबाकर क्यों रखता है? कह रहे हैं वायु में रखने पर सोडियम तथा पोटेशियम आग पकड़ लेती है, क्योंकि इसका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, इसीलिए इनको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। कह रहे हैं उन धातुओं के नाम बताइए जो जल के साथ आग पकड़ लेती है। सोडियम तथा पोटेशियम, ठंडे जल तथा सोडियम तथा पोटेशियम के बीच अभिक्रिया अत्यंत तीव्र तथा ऊष्मक्षेपी होती है, ठीक है। तो धातु कौन कौन से धातु? सोडियम तथा पोटेशियम, जो जल के साथ भी अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। उन धातु के नाम बताइए जो जल में डालने के कुछ समय पश्चात इनमें तैरने लगती है और क्यों? कैल्शियम और मैग्नीशियम धातुएं जल में डालने के कुछ समय पश्चात इनमें तैरने लगती हैं, क्योंकि उत्पन्न होने वाले जो हाइड्रोजन गैस होती है, बुलबुले धातु की सतह से चिपक जाते हैं, इसीलिए तैरते हुए प्रतीत होते हैं। उन धातुओं के नाम बताइए जो अत्यंत तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस देती है। मैग्नीशियम और Mn, ये चीज पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अम्लराज क्या है? कह रहे अम्लराज एक्वारेजिया, जिसका दूसरा नाम क्या है? एक्वारेजिया, एक अत्यंत संक्षारित सधुम द्रव्य है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का मिक्सचर होता है, ठीक है। कह रहे तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली, हाइड्रोजन विस्थापित ना करने वाली एक एक धातु का नाम लिखिए। तो जो वह धातु जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है वो जिंक है, और धातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती वो क्या है? गोल्ड है। ठीक है। कह रहे MgCl2 में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन के नाम बताइए। तो ये पहले ही करवा चुके। Mg2 पॉजिटिव होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। Cl1 नेगेटिव होता है, क्योंकि इस क्लोरीन के पास 17 होता है, तो 2, 8, 7 उसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार। कह रहे वे ऑक्साइड जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इन ऑक्साइडों का लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो ये अम्लीय और ना ये क्षारीय, मतलब ये उदासीन होते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इसके उदाहरण है। तो अगर विज्ञान में क्या होता है ना, परिभाषा पूछ रहे हैं तो उसके साथ साथ आपका उदाहरण भी देना जरूरी है, चाहे बोले या ना बोले, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी तथा 2 धातु ऐसा जो नहीं कर पाएंगी। देखो 2 धातुएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, उसका एक उदाहरण हो जाएगा जिंक, और दूसरा है आयरन। 2 धातुएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं वो है गोल्ड और सिल्वर, चांदी और सोना। ठीक, किसी धातु M के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? देखो एनोड जो होता है वो अशुद्ध धातु होता है, ठीक है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। और कैथोड पे आता है शुद्ध धातु, और विद्युत अपघट्य किसी लवण का जो विलयन ले सकते हैं। कह रहे 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। अच्छा, ये तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ। कह रहे लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। एक तो हम पेंट कर सकते हैं, या उसे हम तेल से लपेट कर रख सकते हैं। कह रहे हैं कारण बताना है आपको, ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। कह प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। प्लेटिनम, सोना तथा चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं
श्रेणी में न्यूनतम स्थान पर होती है तथा जल ऑक्सीजन तथा अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ये न्यूनतम स्थान पर नहीं होती है, उच्चतम स्थान पर होती है सक्रिय, ठीक है, इनमें तथा अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। यह धातुएं आघातवर्धनीय तन्य होती हैं, इसलिए इसमें आभूषणों के विभिन्न सरलतापूर्वक बनाए जा सकते हैं। जो आभूषण होते हैं ना, ये आसानी के साथ वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसके साथ नहीं होती हैं, विकृत नहीं होती हैं और इनकी चमक अच्छी बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? इन चीज़ों को हम तेल के अंदर डुबोकर क्यों रखते हैं? तो आंसर होगा पोटेशियम, सोडियम तथा लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये यदि इन्हें वायु के संपर्क में रखा जाता है तो ये आग पकड़ लेती हैं, तो वायु से कांटेक्ट हटाने के लिए इसलिए इसको ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए क्यों किया जाता है? ठीक है, तो देखो इसका कारण है कि एल्यूमिनियम जल्दी संक्षारित नहीं होता। एल्यूमिनियम बर्तनों पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं। यह एल्यूमिनियम को अन्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करने देती तथा इसका प्रयोग खाना बनाने के बर्तनों को खाना बनाने के लिए जो बर्तन बनाए जाते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये इसका मेन कारण है। अगला क्वेश्चन है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया जाता है? निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ से आंसर है, धातु कार्बोनेटे तथा सल्फाइडों की तुलना में धातु ऑक्साइडों का अपचयन करना सरल होता है, इसलिए इसको ऐसा किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक इसका मेन आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? देखा होगा आपने, कई बार ऐसा देखा होगा कि हम चीज़ों को जब साफ करते हैं तो नींबू या फिर खट्टे पदार्थ की पत्तियों का यूज़ करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि खट्टे पदार्थ तांबे के बर्तन को साफ करने में प्रभावी होता है क्योंकि मलिन तांबे के बर्तन पर जमी कैल्शियम कार्बोनेट की परत नींबू या इमली के रस में उपस्थित अम्लों से अभिक्रिया करके बर्तन से हट जाती है और बर्तन हमारा फिर साफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक हमने अंतर देखा था धातु एवं धातु का, वो अंतर जो था वो भौतिक गुणों के आधार पर था। ये जो अंतर है वो रासायनिक गुणों के आधार पर है, तो इसको देखिए, इंपॉर्टेंट है। एक तरफ धातु लिखा, एक तरफ अधातु लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भौतिक गुणों के आधार पर, ये ज़्यादा एग्जाम में आता है। कह रहे हैं धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और अधातुएं अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। अधातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करती ही नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। कहना धातुएं क्लोरीन के साथ विद्युत संयोजी क्लोराइड बनाती हैं। यह विद्युत संयोजी क्लोराइड विद्युत अपघट्य पर अवाष्पशील होते हैं और अधातुएं क्लोरीन के साथ संयोजी यौगिक बनाती है। ये क्या बनाता है? विद्युत संयोजी यौगिक बनाता है। देखिए, धातुएं क्लोरीन के साथ विद्युत संयोजी क्लोराइड बनाती है। यह विद्युत संयोजी क्लोराइड विद्युत अपघट्य पर अवाष्पशील होते हैं और अधातुएं क्लोरीन के साथ सहसंयोजी यौगिक बनाती है जो कि विद्युत अनपघट्य परंतु वाष्पशील होता है। ये अवाष्पशील होता है और ये वाष्पशील होता है, ये उसका उल्टा होता है। धातुएं अपचायक होती हैं और अधातुएं आक्सीकारक होती हैं, ठीक है। धातु अपचायक इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ठीक है, इस वजह से। तो ये अंतर है, आपको लिखना है। उदाहरण भी दे सकते हो, धातु का उदाहरण उसमें जैसे थे ये सोडियम और इसमें फ्लोरीन, ये भी एक अंतर हो गया। कह रहे गर्म जल का उपयोग टैंक बनाने में तांबे के उपयोग में होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। कह रहे गर्म जल के टैंक बनाने के लिए कॉपर का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एक ऊष्मा का अच्छा चालक है। स्टील की ऊष्मा चालकता कॉपर से कम होती है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता।
अगला क्वेश्चन है ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कमरे के ताप पर द्रव होती है, कमरे के ताप पर क्या द्रव रहती है? मरकरी। अगला क्वेश्चन है चाकू से आसानी से काटे जा सकता है, कौन सा है? सोडियम जो धातु है ना उसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन होती है? अच्छी चालक चांदी जो होती है ना, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऊष्मा की कुचालक लेड यानी कि शीशा, ठीक है, ये सबसे मतलब कुचालक होता है सबसे अच्छा। अगला क्वेश्चन है ये अभी ये जो क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आघात वर्त क्या होता है? आघात वर्त का अर्थ है कि धातुओं का वह गुण धर्म जिसके कारण उन्हें हथौड़े से पीट पीट कर बगैर टूटे पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। और तन्य का अर्थ क्या है? धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण उन्हें खींच खींच कर पतले तारों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, वो तन्यता कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? जो सोडियम होता है उसको हम केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं, ये आपको बताना है। सोडियम धातु का जो ज्वलन ताप होता है वो अत्यंत कम होता है, अर्थात यह बहुत कम ताप पर ही जल जाता है। यदि यह धातु वायु के संपर्क में आ जाती है तो आग पकड़ लेती है, इसी वजह से इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। कह रहे इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण देना है, केवल रासायनिक समीकरण। अगर भाप के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? लोहे का ये भाप है, अभिक्रिया कर Fe3O4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। जल के साथ होगा तो क्या होगा? ये कैल्शियम है, ये जल है, अभिक्रिया किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस अलग हो गया। कह रहे अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो कह रहे एक धातु तनु, ठीक है, तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती है। ये अम्ल के भौतिक गुण है ना, क्षार के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, वहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने समझा रखी थी। तो कह रहे हैं तो अगर मैं बताऊँ उदाहरण दूँ तो ये जो फेरस है और ये H2SO4 अभिक्रिया करके FeSO4 बनाएगी और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती है। जिंक को आयरन सल्फेट, जिंक को आयरन सल्फेट FeSO4 के इसमें डालने पर क्या होता है? ZnSO4 बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और फेरस लोहा अलग हो जाता है। कह रहे आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों के बीच जो अंतरा अणु आकर्षण बल होता है ना वो प्रबल होता है, ठीक है, इसी वजह से इनके यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। आई थिंक ये लिखा होगा, इसको परिभाषित करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज क्या होता है? भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, ठीक है। और अयस्क क्या होता है? देखो भू प्रॉपर्टी का मतलब जमीन, ठीक है, खुले रूप से जो पाए जाते हैं, भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों को और या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहोगे? उन खनिजों को जिनसे हम लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं अयस्क कहलाते हैं। जैसे लेड का अयस्क, गैंग मतलब अशुद्धि। जब कभी अयस्क का भूखनन होता है तो खनिज अयस्क बालू एवं चट्टानी पदार्थों से संदूषित हो जाते हैं। खनिजों में बालू चट्टानी पदार्थों की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। कह रहे हैं दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सोना तथा चांदी कम अभिक्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? देखो किसी धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक अपचन का प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। कह रहे कौन सी धातु आसानी से संकुचित नहीं होती है? वे धातु जो वायु जल अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, शीघ्रता से संचारित नहीं होती, जैसे सोना चांदी, ठीक है, ये कम क्रियाशील है।
मिश्र धातु क्या होते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के मिलाने से प्राप्त समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समांगी होना चाहिए, यानी एक धातु 5 किलो है, एक धातु 2 किलो है, मज़ा नहीं आएगा। जो भी धातु लोगे समान मात्रा में लेना पड़ेगा और फिर उसको मिलाओगे तो बनेगा मिश्र धातु। जो मिश्र धातु के जो मूल गुणधर्म होते हैं ना, मिश्र धातु के जो गुणधर्म होते हैं वो मूल तत्वों के गुणधर्म से अलग होते हैं, ये ध्यान रखना है। और मिश्र धातु की विद्युत चालकता बहुत कम होती है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया है। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ रखी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे हर जगह शेयर करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैथ्स की वीडियो मैं करा ही रहा हूँ, बाकी सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक्स में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, हर जगह इस वीडियो को फैला दें और अब चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।